दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी 2025 इस वीडियो में देखेंगे आपके 21 जून के फर्स्ट सेकंड थर्ड शिफ्ट में आपके क्या क्वेश्चन पूछे गए थे जीके के। पहले हम देख लेते हैं आपके थर्ड शिफ्ट, क्योंकि आपको फर्स्ट और सेकंड तो करा चुका हूँ। पहले हम देखेंगे थर्ड शिफ्ट। अगर आपने पहले और सेकंड नहीं देखा होगा तो आपको मैं इसी वीडियो में इसके बाद फर्स्ट और सेकंड में करा दूंगा, ठीक है। अगर आप चैनल में पहली बार जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो पहला क्वेश्चन बना था 2025 के 97 में एकेडमी अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? तो अनुराग को मिला है। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है? ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर इज मोहनजोदड़ो सिचुएटेड? तो ये सिंधु नदी के यानी इंडस रिवर। और इसका जो अन्य नाम है एक मोहनजोदड़ो का, इसका नाम मृत्यु का टीला भी बोला जाता है, ये भी पाकिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जगई और चोलम के शास्त्रीय नृत्य के दो मुख्य भाग हैं। तो क्लासिकल डांस के, तो मणिपुरी जो 8 क्लासिकल डांस हमारे उसमें से एक मणिपुरी भी है, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत का ग्रेट ओल्ड मैन के रूप में किसे जाना जाता है? तो ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया इसे बोलते हैं दादा भाई नौरोजी। और इनके बुक में है पोर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी है, जिसमें उन्होंने ब्रिटिश शासन के आर्थिक शोषण पर प्रकाश डाला हुआ है। माड़ के लोक संगीत किस राज्य से संबंधित है? तो राजस्थान के। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के लिए महाधिवक्ता की बात करता है? ठीक है, तो एडवोकेट जनरल, तो ये करता है आर्टिकल 165। अब वही अगर अटॉर्नी जनरल पूछेगा तो ये यानी सेंटर में जो होता है महाधिवक्ता, तो वो होता है 76। ये भी आपको याद करना है, ठीक है। 76 और 165 ये आपको होता है स्टेट में। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? वेयर इज वैली ऑफ फ्लावर लोकेटेड? तो ये उत्तराखंड के राज्य में चमोली डिस्ट्रिक्ट में है। यह घाटी गढ़वाल हिमालय के सुदूर क्षेत्र में स्थित है और अपने समृद्ध वनस्पतियों और जीवों के लिए प्रसिद्ध है। फूलों की घाटी में विभिन्न प्रकार के फूल, औषधीय पौधे और दुर्लभ पक्षी पाए जाते हैं। यह घाटी 87.5 वर्ग किलोमीटर फैली हुई है। इसे जो है 1982 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था, ठीक है। राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया था और इसे यूनेस्को में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जगह दी थी 2005 में। ये भी आपको याद करना है, वैली ऑफ फ्लावर। और ये जो राष्ट्रीय उद्यान है फूलों की घाटी वैली ऑफ फ्लावर, ये आपके जो है वृत्त हिमालय में, ठीक है, ग्रेटर हिमालय में स्थित है। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर कितने होते हैं? तो जो डिप्टी गवर्नर होते हैं तो ये 4 होते हैं। अब इसके जो अध्यक्ष हैं यानी आरबीआई के, वो हैं संजय मल्होत्रा। और इसके 4 अन्य ये हैं स्वामीनाथन जी, एम राजेश्वरी राव, माइकल पात्रा और टी रविशंकर। ये आपको याद करना है, इसके 4 होते हैं। एग्जाम आगे बन सकता है कि इनमें से कौन सा नहीं है, एग्जाम में बन सकता है आपके, ठीक है। तो 4 के 4 याद कर लेना। बाकी अध्यक्ष हैं आरबीआई के अभी गवर्नर हैं संजय मल्होत्रा। भारत में लोकपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और लोकपाल की जो नियुक्ति होती है इसके अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और राष्ट्रपति एक चयन समिति की सिफारिश के आधार पर नियुक्ति करते हैं। और इन चयन समिति के सदस्य होते हैं प्रधानमंत्री, इसके अध्यक्ष होते हैं, लोकसभा इसके अध्यक्ष होते हैं, लोकसभा विपक्ष के नेता होते हैं इसमें, यानी लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो भी होते हैं। और प्रधानमंत्री तो खैर पूरे इसके हेड होते हैं, अध्यक्ष होते हैं। और भारत के मुख्य न्यायाधीश है, उनके द्वारा नामित कोई भी न्यायाधीश होता है। और ये प्रख्यात न्यायविद या राष्ट्रपति द्वारा नामित होते हैं, ये लोग होते हैं, ठीक है। हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ये झारखंड ने जीता है और ये हरियाणा को हराते हैं, ठीक है। पावर पॉइंट का क्या अर्थ होता है? तो देखो ये प्रेजेंटेशन जो सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग स्लाइड शो बनाने के लिए किया जाता है। अगर आपको उसके पीडीएफ चाहिए तो लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, या तो नहीं तो मेरा ये व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ मैसेज करना है पीडीएफ करके, आपको भी यहाँ भेज दूंगा, ठीक है। जहाँ आपको सहूलियत मिलेगी वो आप वहाँ कर सकते हो, नहीं तो आप डाउनलोड कर लेना पीडीएफ को 8475927328। सिर्फ इसमें पीडीएफ करके लिख देना, आपको मैं पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा आज तक के आपको सभी, जिसका भी आगे एग्जाम होने वाला है इंपॉर्टेंट रहेगी उसके लिए, ठीक है। 12 मार्च 2025 को होता है मैच। और फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ, अभी इसका फ़ायदा उठा लो, नहीं तो हो सके इसके बाद पेमेंट तो खैर क्या ही लूँगा यार। 24 तारीख को आपका लास्ट एग्ज़ाम है और मैं आज तक कभी किसी से पेमेंट ली भी नहीं, ठीक है। बस एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और लेकिन ये बहुत पन्ने हैं, इसके कम से कम आपको 280 पन्ने हैं, ठीक है। या तो अगर आप किसी और एग्जाम की भी तैयारी करने वाले तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी, क्योंकि इसमें करंट अफेयर, जीके बहुत कुछ पूछा गया एक प्रश्न है। या आप एसएससी एग्जाम की तैयारी करने वाले तो उसके लिए भी आपके इंपॉर्टेंट रहेगी, ठीक है। कीबोर्ड शॉर्टकट के कंट्रोल प्लस वे का उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? ये आपके कम से कम 6 या 7 बार पूछ लेगा प्रश्न है, तो पेस्ट होता है आसान से, मुझे लगता है कि सभी का क्वेश्चन सही हुआ होगा। किसने हर्षवर्धन को पराजित किया जब उसने दक्कन में चालुक्य साम्राज्य पर आक्रमण किया था? तो पुलकेशिन सेकंड था उस वक्त। पॉल एलएच को नोबेल पुरस्कार किस लिए मिला था? तो ये मिला था फिजियोलॉजी या मेडिसिन के लिए। और ये मिला था पॉल एलएच को 1908 में फिजियोलॉजी या मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार मिला था। यह पुरस्कार उन्हें
इम्यूनोलॉजी के क्षेत्र में उनके काम के लिए विशेष रूप से साइड चेन सिद्धांत के लिए दिया गया था। और एक क्वेश्चन था आपका 1935 से संबंधित था। अब एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था ये मुझे पता नहीं है। आपको 1935 से अगर कोई भी क्वेश्चन आगे आपके लाइफ में क्वेश्चन बनने वाला है तो आपके यहाँ से गलत नहीं होगा। आपको मैं 1935 पूरा करा देता हूँ, ठीक है। ये वो भारत सरकार अधिनियम 1935 ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित एक महत्वपूर्ण अधिनियम था जिसने भारत में संवैधानिक सुधार की नींव रखी, ठीक है। इस अधिनियम ने एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किया, प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की थी प्रांतियों में, और केंद्र में द्विसदनीय विधायक की स्थापना की। केंद्र में, ये भी आपको याद करना है, द्विसदनीय विधायक कब हुआ था? केंद्र में 1935। अब इससे कुछ विशेषता देख लेते हैं हम। देखो, पहला अखिल भारतीय संघ। इस अधिनियम ने ब्रिटिश भारत के प्रांतों और रियासतों को मिलाकर एक अखिल भारतीय संघ बनाने का प्रस्ताव रखा था, जिसमें केंद्र में एक संघीय विधानमंडल की स्थापना की जानी थी। केंद्र पर, ये याद रखना, ठीक है, केंद्र पर। प्रांतीय स्वायत्तता। इस अधिनियम ने प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की जिससे वे अपने मामलों में अधिक स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सकें। फिर द्विसदनीय विधेयिका। केंद्र में एक द्विसदनीय विधेयिका, संघीय सभा और राज्य परिषद की स्थापना की थी। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। इस अधिनियम ने विभिन्न समुदाय के लिए अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था को जारी कर रखा था। और आरबीआई की स्थापना भी यहीं पर हुई थी, ठीक है। 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना इस अधिनियम के तहत वित्तीय प्रणाली को विनियमित करने के लिए की गई थी। संघीय न्यायालय, एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी जो 1937 में काम करना इसने शुरू किया था। इससे कुछ महत्व देख लेते हैं आप। इस अधिनियम ने भारत में संवैधानिक विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यह भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण स्रोत था। इसने भारत में संघीय प्रणाली की नींव रखी थी और इसने प्रांतीय स्वतंत्रता की शुरुआत की जिससे प्रांतों से वो अधिक अधिकार मिले थे। और इसकी आलोचना की होती है ये भी देख लेते हैं। ये आपके बड़े एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, जैसे यूपीएससी, वहाँ आपसे आलोचना से भी क्वेश्चन पूछे। बाकी आपके जो स्टेट पीएसएस तक यहाँ से कभी क्वेश्चन नहीं बनता, बहुत कम चांस होते हैं। इस अधिनियम को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने अस्वीकार कर दिया था, ठीक है, क्योंकि इसे पूर्ण स्वतंत्रता की बात नहीं की गई थी। अधिनियम ने प्रांतीय गवर्नर और व्यवसाय को व्यापक शक्तियां दी गई थी जो निर्वाचित सरकार के विपरीत थी, ठीक है। स्टेट में वाले क्वेश्चन बनते हैं आपके जो बड़े एग्जाम होते हैं। छोटे एग्जाम में तो सिर्फ आपके वन लाइनर क्वेश्चन बनते हैं। इस अधिनियम ने सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था को जारी रखा था जिसमें देश में सांप्रदायिक तनाव को बढ़ गया था। इसमें इसकी आलोचना ये थी। अब अगर हम संक्षिप्त में देखें तो भारत सरकार अधिनियम 1935 से महत्वपूर्ण अधिनियम था जिसने भारत में संवैधानिक सुधार की नींव रखी। सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसे भारतीय नेताओं द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता की कमी और व्यापक शक्तियों के कारण आलोचना का सामना इसे करना पड़ा था, ठीक है। इसे पूर्ण स्वतंत्रता नहीं कहा गया था, नहीं माना गया था इसमें। एक क्वेश्चन था आपका गुरुत्वाकर्षण बल से संबंधित प्रश्न था, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स से। देखो, इसको हम 10 पॉइंट में समझेंगे। पहला आपका गुरुत्वाकर्षण बल क्या है। गुरुत्वाकर्षण आपको इंग्लिश में भी समझाऊंगा, ठीक है। मैं पहले आपको हिंदी में समझाता हूँ, उसके बाद इंग्लिश में। जो इंग्लिश वाले बाद में देख लेना। गुरुत्वाकर्षण बल एक ऐसा बल है जो दो वस्तुओं को एक दूसरे की आकर्षित करता हुआ, यह बल वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करते हैं, यानी मास पर डिपेंड करते हैं। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक जो नियम है क्या होते हैं। देखो, न्यूटन की गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक जो नियम के अनुसार दो वस्तुओं के बीच जो लगने वाला आकर्षण बल उनके द्रव्यमान के गुणनफल के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, समानुपाती होता है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। अगर वही हम इसका फॉर्मूला देखें तो F = G m1m2/r² होता है, जिसमें F इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, G ग्रेविटेशनल स्थिरांक होता है और m1 और m2 जिसमें दो वस्तुएं के द्रव्यमान और r इनके बीच की दूरी होती है, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण बल कहाँ अधिकतम होता है तो ये ध्रुव पर अधिक होते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल और भार में क्या संबंध होते हैं। किसी वस्तु का भार वह बल जिसमें पृथ्वी उसे अपनी ओर खींचती है या वस्तु के द्रव्यमान और गुरुत्वाकर्षण त्वरण के गुणनफल के बराबर होते हैं। अगर वही हम जी का मान देखें, इसका नाम मान होता है पृथ्वी की सतह पर इसका लगभग जो मान होता है 9.8 मीटर/स्क्वायर होता है। फिर अगर हम इसके जो दैनिक जीवन में क्या महत्व होते हैं, देखो, यह ग्रहों के सूर्य के चारों ओर घूमने में मदद करता है, ठीक है। ये वस्तु को पृथ्वी की ओर खींचता है, यह ज्वारभाटा का कारण बनता है और यह हमें पृथ्वी पर खड़े रहने में मदद करता है। फिर गुरुत्वाकर्षण के बारे में कुछ और रोचक तथ्य देख लेते हैं हम। देखो, गुरुत्वाकर्षण एक कमजोर बल है लेकिन यह ब्रह्मांड में सबसे महत्वपूर्ण बलों में से एक है। गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव अनंत दूरी तक महसूस किया जा सकता है, हालांकि यह दूरी के साथ कमजोर होता जाता है। गुरुत्वाकर्षण के कारण ही तारे और आकाशगंगा बनते हैं, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण एक जो कारण होता है उसके कारण ये होता है तारे और आकाशगंगा बनती हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही। गुरुत्वाकर्षण और गुरुत्व में क्या अंतर होते हैं। देखो, गुरुत्वाकर्षण एक सामान्य शब्द है जो दो वस्तुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल को दर्शाता है और गुरुत्व एक विशेष प्रकार का गुरुत्वाकर्षण बल है जो पृथ्वी और किसी वस्तु के बीच में लगने वाला होता है, ठीक है। याद रखना आप, एक सामान्य शब्द जो दो वस्तुओं के बीच में लगने वाला होता है उसे कहते हैं
आकर्षण बल को दर्शाता है गुरुत्वाकर्षण, और गुरुत्व एक विशेष प्रकार के गुरुत्वाकर्षण बल है जो पृथ्वी और किसी वस्तु के बीच में लगता है। तो वस्तु के बीच में लगता है और पृथ्वी और किसी वस्तु के बीच में। अब इसे हम इंग्लिश में समझ लेते हैं। व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स? ग्रेविटी इज अ फोर्स दैट अट्रैक्टेड टू टू ऑब्जेक्ट टूवर्ड ईच अदर। दिस फोर्स डिपेंड ऑन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगला है फिर, व्हाट इज द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल? तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन universal law of gravitational, the force attraction between two objects is proportional to the product their masses and universally proportional to the square of the distance between। ठीक है, सेकंड हो गया आपका न्यूटन के अकॉर्डिंग। थर्ड आपको फॉर्मूला होता है एफ इक्वल टू जी एम वन अपॉन आर स्क्वायर, जहाँ पर एफ होता है यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स, जी होता है यहाँ पर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यानी एम टू होता है इसमें, और यहाँ पर फिर होगा आपका आर, यहाँ पर डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, थर्ड है यहाँ पर, फोर्थ है वेयर इज द ग्रेविटेशनल फोर्स मैक्सिमम? तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है मैक्सिमम पोल्स पे होता है सबसे ज़्यादा। अच्छा, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ग्रेविटेशनल फोर्स एंड वेट? देखो, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द फोर्स विद विच द अर्थ पुल्स, क्योंकि अर्थ अपनी ओर खींचते हैं इट टूवर्ड इटसेल्फ, इट इज इक्वल टू, ये बराबर होता है द प्रोडक्ट ऑफ द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण और त्वरण के बराबर होते हैं, इक्वल। व्हाट इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी? तो ये देखो, इट इज अ वैल्यू एट द अर्थ सरफेस अप्रोक्सीमेट जो होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। नेक्स्ट है पे सातों पॉइंट, व्हाट इज द इम्पोर्टेंट ऑफ ग्रेविटी इन डेली लाइफ? तो जो डेली लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट होता है इसका, तो वो पहला था इट हेल्प द प्लानेट टू रिवॉल्व अराउंड द सन, यानी सन के अराउंड घूमने में एक हेल्प करता है। दूसरा, इट पुल्स ऑब्जेक्ट टूवर्ड द अर्थ, दिस कॉज द टाइड, यानी ज्वार होने में कारण है। और इट हेल्प अस टू स्टैंड ऑन द अर्थ, यानी हमें खड़े होने में मदद करता है। ठीक है, ग्रेविटेशनल डेली लाइफ में हमारे। अगला पे आठवां, एट है, व्हाट आर सम इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट ग्रेविटी? देखो, ग्रेविटी इज अ वीक फोर्स but it is one of the most important force in the universe. The effect of gravity can be felt up to infinity distance and anant, although it becomes weaker than with distance. Star and galaxy are formed because of gravity। ठीक है, जो स्टार और तारे और गैलेक्सी होते बनने में कारण यही होता है आपका ग्रेविटी। नेक्स्ट है पे नवा, 10 तो आपके क्वेश्चन है कि क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रेविटी एंड ग्रेविटेशनल? ठीक है, एक होता है ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल। देखो, ग्रेविटी जो होता है इस जनरल टर्म दैट रिफर टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू, ये इंपॉर्टेंट है, टू ऑब्जेक्ट। ठीक है, जो ग्रेविटी होती है टू ऑब्जेक्ट के बीच में, दो वस्तु के बीच में लगती है, यानी दो ऑब्जेक्ट के बीच में। और वहीं अगर हम ग्रेविटेशन की बात करें, ग्रेविटी इज द स्पेशल टाइप ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स दैट द एक्ट बिटवीन द अर्थ एंड ऑब्जेक्ट, ये अर्थ और ऑब्जेक्ट के बीच में लगती हैं। ठीक है, कौन? ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल। दो के दो आप समझ गए होंगे आई होप। तो ये थे आपके आज के क्वेश्चन थर्ड शिफ्ट के। अब आपको मैं कराता हूँ फर्स्ट शिफ्ट के। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के। देखो, पहला क्वेश्चन पूछा गया था, 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म आईफा में पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 में किसे मिला है? तो ये मिला है विक्रांत मैसी को। ठीक है, पर्सनालिटी ऑफ द ईयर। नेक्स्ट है, हाल ही में किस बैंक ने 10 अरब डॉलर का स्वैप किया है? तो ये कर रखा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, 10 बिलियन। आवर्त सारणी की 37 पंक्तियों को क्या कहते हैं? यानी हॉरिजेंटल रो को, तो इसे कहते हैं आवर्त। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने कोविड-19 के लिए कितनी राशि आवंटित की है? तो ये कर रखी थी 14.2 बिलियन पाउंड, जो जीडीपी का हमारा है 0.8%। नेक्स्ट है, कौन सा विदेशी देश अंडमान द्वीप समूह के सबसे निकट में है? तो यह है म्यांमार, इसका पूरा नाम था बर्मा। ठीक है, सिंधु सभ्यता हड़प्पा सभ्यता का समय काल क्या था? टाइम पीरियड बताना आपको इसका। ठीक है, सिविलाइजेशन, इंडस सिविलाइजेशन एंड हड़प्पा सिविलाइजेशन, तो 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईस्वी पूर्व तक।
म्यांमार के भूकंप पीड़ितों की मदद के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई ऑपरेशन का कोड नाम क्या रखा था? तो ये था ऑपरेशन बर्मा। ये कम से कम 5 से 6 बार एग्जाम में बन चुके हैं। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप एक काम करना है, देखो मैंने आपको पीडीएफ फ्री दे रखी है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ में प्रोवाइड कराता हूँ। अभी आपको दे रहा हूँ मैं। आज आपके 21 जून 5 से लेकर 21 जून तक की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। अगर कोई भी दिक्कत होगी डाउनलोड करने में, नहीं तो मैंने अपने व्हाट्सएप नंबर दे रखा, आपको इसमें मैसेज करना है, सिर्फ पीडीएफ लिख देना, आपको मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, 8475927328 इसे मैसेज कर देना, आपको मैं पीडीएफ दे दूंगा। ठीक है, अभी तक के आपके जो है कम से कम 250 पन्ने हैं, तो वो आपको मैं करा दूंगा, दे दूंगा, उसको आप आराम से पढ़ लें। जिसका आगे एग्जाम है, अब तो खैर आपके कल संडे है और परसों 24 तारीख को आपका लास्ट एग्जाम होगा, जिसका भी बचा हुआ एग्जाम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फिर, निम्न में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? देखो पश्चिम की ओर बहती है जो आपके, ये बहती है नर्मदा और ताप्ती। ठीक है, ये वेस्ट से ईस्ट की ओर बहती है। ठीक हो गया, यानी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, यानी ईस्ट टू वेस्ट बहती है। नेक्स्ट है फिर, गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? आपको फाउंडर बताना है गदर पार्टी के। तो इसके थे सोहन सिंह भागना। ठीक है, हरदयाल सिंह अगर आपके ऑप्शन में अगर सोहन सिंह भागना नहीं है तब करोगे आप लाला हरदयाल, नहीं तो 1913 में लाला हरदयाल ने सोहन सिंह भागना को अध्यक्ष बनाकर पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन की स्थापना की थी। पहले इसका नाम जो आपका गदर पार्टी का नाम ये था, पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन की स्थापना की, जिसे गदर पार्टी कहा गया था। सोहन सिंह भगना गदर पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष थे। ठीक है, संस्थापक ये थे, और हरदयाल गदर पार्टी के महासचिव के रूप में ये थे। और पार्टी का मुख्यालय कहाँ था? सैन फ्रांसिस्को, ये अमेरिका में है, यूएसए में की ये थी। ये याद रखना, एग्जामिनर पूछ के रहा, अच्छे से पढ़ लेना इसको। अगला है फिर, कौन सा राज्य 3 देशों के साथ सीमा साझा करता है? देखो ये आपको बाई ऑप्शन द्वारा करने थे कि कौन से आपके जो है बाउंड्री शेयर करते हैं 3 कंट्री। देखो सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख। और राज्य अगर केंद्र शासित प्रदेश पूछेगा तो केंद्र शासित प्रदेश में एक सिर्फ एक लद्दाख है। ठीक है, लद्दाख आपके कहाँ से मिलता है? अफगानिस्तान, पाकिस्तान और चाइना के साथ। ठीक है, ये 3 के साथ आपके हो गया आपका लद्दाख। और वही पश्चिम बंगाल आपको गया बंगाल, उसके बाद भूटान, और तीसरा हो गया इसका नेपाल। 3 के साथ पश्चिम बंगाल, वही अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा यहाँ पर म्यांमार, चाइना एंड भूटान। और सिक्किम हो जाएगा यहाँ पर चाइना, भूटान और नेपाल। ये 3 के साथ सिक्किम लगता है। तो आप देखना कि एग्जाम में पूछ क्या रहा है और क्या पूछ रहा और ऑप्शन में क्या दिए गए हैं। फिर है आर्टिकल 233 से लेकर 237 का संबंध किससे है? व्हाट डू आर्टिकल से 233 से 237 रिलेटेड टू? तो ये अधीनस्थ न्यायालय से है, यानी सबॉर्डिनेट कोर्ट से संबंधित है। देखो हम देख लेते हैं 233 में क्या है। जिला न्यायाधीश जो आपके डिस्ट्रिक्ट जस्टिस होते हैं कि नियुक्ति, पदस्थापना की पदोन्नति होगी इसमें। और फिर 234 में जिला न्यायाधीश से विभिन्न व्यक्तियों में भर्ती होगी और अधीनस्थ न्यायालय के नियंत्रण होगा इसमें 235 के तहत। और 236 में व्याख्या, इंटरप्रिटेशन। और 237 में विशिष्ट मजिस्ट्रेट पर न्यायिक सेवा नियमों का विस्तार। ठीक है, आर्टिकल 237 में। अगला है फिर, राजस्थान की जलवायु कैसी है? तो आपको यहाँ के क्लाइमेट बतानी है। तो ये है उपोष्ण कटिबंधीय रेगिस्तानी जलवायु। ठीक है, यह है सब ट्रॉपिकल डिजास्टर क्लाइमेट, यानी हॉट और ड्राई दोनों है। अगला है फिर, मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है? यानी आपको बताने क्या है मिक्स इकोनॉमी। देखो 3 तरह की इकोनॉमी होती है, एक तो ये कैपिटल, सोशलिस्ट एंड आपके मिक्स्ड, यानी पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित। टाइम कैपिटलिज्म क्या होता है, यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होता है? देखो इस प्रकार की जो अर्थव्यवस्था होती है ना, इसमें जो उत्पादन का साधन का स्वामित्व जो होता है वो निजी व्यक्तियों या व्यवसायी के पास होता है, यानी जो प्राइवेट होते हैं उन एजेंसी के पास होता है। बाजार बलों जैसे आपूर्ति और मांग द्वारा कीमतें निर्धारित की जाती हैं। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में सरकार का हस्तक्षेप कम होता है, यानी जो आपका जो प्राइवेट सेक्टर जो जिसकी जो अगर कोई किसी चीज़ की कॉस्ट ना, तो वही उसकी जो है, अगर सपोज कोई भी अगर आईफोन बेच रहा है तो वही उसकी कॉस्ट रखेगा। ठीक है, इसमें गवर्नमेंट का कोई भी अगर सपोज अगर इंडिया में कुछ चीज़ अगर महंगा बेच रहे हैं तो आप जो है, अगर इंडिया में जो ऐसा है कि अगर आप गवर्नमेंट को अगर कुछ चीज़ कहोगे कि यार कि ये कॉस्ट को जितना है उससे ज़्यादा बेच रहा है, तो आपके उस पर क्या होगा, एक्शन होता है। लेकिन ऐसा पूंजीवादी में नहीं होता है। ठीक है, ये जैसे अमेरिका में हो गया, जो डेवलप्ड कंट्री होते हैं अधिकतर वहाँ होता है। ठीक है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था यानी कैपिटलिज्म, यहाँ पर ये होता है कि जिस चीज़ की डिमांड होती है उस चीज़ का सप्लाई होता है। अगर आईफोन की ज़्यादा डिमांड है तो आईफोन ही बनाएंगे। वही फिर दूसरे नंबर आता है समाजवादी अर्थव्यवस्था। इस पर होता है, देखो ये हो गया आपका सोशलिज्म। ठीक है, ये अधिकतर आपके चाइना में देखने को मिलती हैं।
इस प्रकार के जो अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों का स्वामित्व सरकार या समुदाय के पास होता है। सरकार योजना बनाती है और संसाधनों का आवंटन करती है और कीमतों में भी सरकार द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। इस पर पूरा किस पर होता है, कंट्रोल किस पर होता है, सरकार का होता है। जैसे चाइना में हो गया, ठीक है। इस पर अगर कोई चीज़ बनाएंगे तो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी इसकी कीमत कितनी होगी। अगला हो गया आपका भी थर्ड, मिश्रित। ये भारत की इकोनॉमी है। इस पर जो हो गई, इसमें आपका जो है प्राइवेटाइजेशन और गवर्नमेंट का दोनों का मिला जुला होता है इसमें, ठीक है। यह अर्थव्यवस्था पूंजीवादी समाजवादी अर्थव्यवस्था का मिश्रण है। यानी जैसे पूंजीवादी में क्या हो गया, यानी प्राइवेटाइजेशन ज़्यादा हो गया, यानी जो प्राइवेट वालों का इस पर ज़्यादा दबदबा रहता है, और समाजवादी में इस पर गवर्नमेंट का रहता है पूरा। और मिश्रण में ये होता है दोनों का जो है कॉम्बिनेशन होता है, जैसे भारत की अर्थव्यवस्था है। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में उत्पादन के कुछ साधनों का स्वामित्व निजी व्यक्तियों या व्यवसाय के पास होता है, जबकि कुछ स्वामित्व सरकार के पास होता है। कीमतें कुछ हद तक बाजार बलों द्वारा निर्धारित की जाती हैं, और लेकिन सरकार भी इसमें हस्तक्षेप कर सकती है, ठीक है। ये हो गया भारत के भी इकोनॉमी, मिश्र इकोनॉमी यानी मिक्सड इकोनॉमी। अगला है 2025 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में स्पेशल मिशन का अवार्ड किसे दिया गया, किसे मिला है, तो मनोज बाजपेयी, ठीक है। नेक्स्ट है, फिर पूछा गया अशोक के शिलालेख के बारे में। ये भी काफी बार रिपीट क्वेश्चन है। और गुप्त और मौर्य तो खैर आपका ऐसा कोई शिफ्ट ही नहीं होगा जहां पर कोई भी एग्जाम का शिफ्ट नहीं होगा जहां पर क्वेश्चन नहीं बना होगा। गुप्त और मौर्य और प्राचीन भारत से क्वेश्चन बने रहे आपके, ठीक है। एनिसेंट इंडिया जरूर पढ़ लेना। अशोक के भारत में शिलालेखों के में मुख्य रूप से किस लिपि का प्रयोग किया गया था, तो देखो भारत में मुख्य रूप से किया गया था, वैसे तो इसके चार थे, ब्राह्मी, खरोष्टी, अरामी और एक थी इसमें ग्रीक। तो देखो भारत में जो मुख्य मिलता है इसमें मिलता है ब्राह्मी और खरोष्टी, ठीक हो गया। देख लेते हैं हम। देखो ब्राह्मी जो है यह अशोक के शिलालेखों में सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली लिपियां यह भारत के अधिकांश हिस्से में पाई जाती हैं। वहीं खरोष्टी यह लिपि अशोक के शिलालेखों में उत्तर पश्चिमी भारत में पाई जाती हैं, जो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती हैं। और ग्रीक और आरामी जो है ये आपके मिलती हैं अफगानिस्तान और पाकिस्तान में, ठीक, कुछ हिस्सों में पाई जाने वाली शिलालेख का उपयोग है ग्रीक और आरामी। 2021 में सड़क माल परिवहन का हिस्सा कितना प्रतिशत है, तो 65% है। भारत में कुल माल परिवहन का लगभग 65% सड़क मार्ग से होता है। और अगर हम कुल यातायात का कहें, अगर ट्रेवल का कहें, तो 80% होता है। अगला है फिर, ये भी आपको मिलान वाला था इसमें। देखो प्रार्थना समाज, ब्रह्म समाज और सत्यशोधक समाज आपके दिए गए थे, और एक और दिया गया था। तो चार दिए गए थे आपको, ये आपको बाई ऑप्शन द्वारा करना था। देखो आपको मैं बताता हूँ कि कौन किससे संबंधित है, ठीक है। प्रार्थना समाज आपका हो गया, ये 1867 में किया गया था। किसने, आत्माराम पांडुरंग ने मुंबई में किया था, ठीक है। ब्रह्म समाज से प्रभावित एक सुधारवादी आंदोलन था जिसका उद्देश्य सामाजिक और धार्मिक सुधार को बढ़ावा देना था। ये हो गया आपका प्रार्थना। फिर हो गया ब्रह्म समाज, 1828 में राजा राम मोहन रॉय और द्वारिकानाथ टैगोर ने कलकत्ता में गए थे, और इसका उद्देश्य हिंदू धर्म में सुधार करना और एक को बढ़ावा देना था, ठीक है। एक ईश्वरवाद को बढ़ावा देना था। अगला फिर आपका सत्यशोधक समाज, ये हुआ था 1873 में, ज्योतिबा फूले ने ये की थी, और इसका उद्देश्य शूद्रों और दलितों को सामाजिक न्याय दिलाना। अब इसकी मूवी भी बनी थी एक। अगला है फिर, संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है, जो प्रिपेयर होता है, हु प्रिपेयर द प्रेसिडेंट एड्रेस टू द पार्लियामेंट, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल करते हैं। जो आपके केंद्र के मंत्रिमंडल होते हैं तो ये करते हैं। और ये हमारे आर्टिकल 74 में इसका उल्लेख भी किया गया, 74 के 4 में। राष्ट्रपति विज्ञान दिवस, सॉरी, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2025 की थीम क्या थी, व्हाट वाज द थीम ऑफ नेशनल साइंस डे 2025, तो विकसित भारत के लिए विज्ञान और नवाचार वैश्विक नेतृत्व के लिए भारतीय युवाओं को सशक्त बनाना, और ये मनाया जाता है 28 फरवरी। एमएस वर्ड में एक पेज के माध्यम मार्जिन को निम्नलिखित में से किससे लागू किया जा सकता है, तो ये पेज लेआउट होता है, पेज लेआउट टैब होता है। ये भी एग्जाम में पहले बन चुका है, दोबारा रिपीट हो रखा है। कंप्यूटर के आपको जो 5 क्वेश्चन बन रहे हैं, 4 से 5 क्वेश्चन, 2-3 तो खैर आसानी बन रहे हैं, वो आपके कर लोगे आराम से अगर आपको बेसिक नॉलेज भी है तो। रोम यानी रीड ऑनली मेमोरी फुल फॉर्म होता है, का प्राथमिक कार्य क्या होता है, यानी प्राइमरी फंक्शन बताना है आपको। तो डेटा को क्या करता है, स्थायी रूप से संग्रहित करता है, ठीक है, स्टोर करता है। एक्सेल फाइल को सीधे खोलने के लिए शॉर्टकट कुंजी कौन सी होती है, तो खोलने का सीधे सीधे आप ओपन ही होता है, तो कंट्रोल+O कर दोगे, ठीक है। कंट्रोल+ओपन, ये आपको सभी शॉर्टकट की मैंने करा रखे हैं। आप पीडीएफ ले लेना, उसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। पीडीएफ अभी आपको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ, उसको आप ले लेना। पहला क्वेश्चन है, G20 शिखर सम्मेलन 2024 की थीम क्या थी, व्हाट वाज द G20 समिट 2024 थीम, तो ये थी एक न्यायपूर्ण विश्व और एक सतत ग्रह का निर्माण, और ये हुआ था रेडियो जेनेरियो दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है। अगर 2023 का हुआ था, कहाँ, भारत में हुआ था 2023 का, और इसका थीम थी वसुधैव कुटुंबकम, ठीक है, 2023 की थीम थी। नेक्स्ट है,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान किस तिथि को प्रारंभ किया था? तो ये 12 मई 2020 को कोविड के टाइम पे किया था। अगला पे सिंधु घाटी सभ्यता के गोदीबाड़ा की खोज कहाँ पर की गई थी? तो यानी आपको बता दें, देखो इंडस वैली से काफ़ी क्वेश्चन बन रहे हैं आपके, इंडस वैली सिविलाइजेशन से। तो ये लोथल में खोजे गए थे, ठीक है। ये लोथल से खोजे गए थे और ये लोथल है गुजरात में। नेक्स्ट है फिर, गांधी जी पहली बार भूख हड़ताल पर कब बैठे थे? तो 1918 में बैठे थे, आसान सा प्रश्न है। और ये बैठे थे अहमदाबाद में मिल मजदूरों के समर्थन में की गई थी। 1918 में अहमदाबाद में मिल मालिकों को और मजदूरों के बीच में प्लैग बोनस, कौन सा, ये भी याद रखना है, प्लैग बोनस को लेकर विवाद चला था। और गांधी जी ने मजदूरों के समर्थन में भूख हड़ताल की, जिसके बाद मिल मालिक 35% बोनस देने के लिए सहमत हो चुके थे, ठीक है। और यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने भी इनकी वो की थी, वो भी इसमें समर्थन में थे। अगला है फिर, कोरोमंडल मैदान भारत में कहाँ स्थित है? तो एक दक्षिण पूर्व तट पर स्थित है, ठीक है। दक्षिण पूर्व यानी तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। फिर है, 1992 से पहले पंचायतों का नियंत्रण किसके अधीन था? तो 1992 से पहले, क्योंकि 1992 के बाद क्या हो गया था, इसे संवैधानिक दर्जा दे दिया गया था। फिर कौन सा, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के बाद इसे कह दिया पंचायत को संवैधानिक दर्जा दे दिया गया था। और ये था, देखो, राज्य सरकार और उनके द्वारा नियुक्त अधिकारियों के अधीन हुआ करता था। फिर गुप्त काल से तो आपके हर एक शिफ्ट में ऐसा कोई नहीं है जहां पर क्वेश्चन नहीं बने। गुप्त और मौर्य वंश का आपको क्या कहना है, प्रशासनिक पूरा आप पढ़ के जाना आपको। यहाँ से आपको एक क्वेश्चन 100% देखने को मिलेगा आपको, गुप्त और मौर्य। गुप्त काल में चट और भट शब्द किसके लिए प्रयुक्त होते थे? तो पुलिस विभाग के साधारण सदस्य के लिए हुआ करते थे, ठीक है। चट और भट जो है शब्द पुलिस विभाग के साधारण सदस्य के लिए उपयोग किए जाते थे। और ये भी याद रखना, दंडपासिक पुलिस विभाग के अधीक्षक या प्रमुख दर्शाता था। और इसके अतिरिक्त गुप्त काल में महासंधि विग्रहिक, ये विदेश मंत्री को कहा जाता था। और प्रतिहार, महाप्रतिहार शाही दरबार के महत्वपूर्ण अधिकारी को कहा जाता था। नेक्स्ट है, ये एग्जाम बन चुका है आपका, ठीक है, शाही दरबार वाला। किस संसद द्वारा संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया था? तो ये होता है 44वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 के तहत, यानी 44वें संविधान संसद द्वारा इसे हटा दिया गया था, ठीक है। और 44वें संशोधन पहले संपत्ति का अधिकार संविधान के अनुच्छेद के, तो कौन सा, 19 का एफ, ठीक है। पहले क्या था, आर्टिकल 19 में 7 थे, अब सिर्फ 6 बच चुके हैं। ए बी सी डी ई एफ को छोड़ दिया गया है, जो आपका संपत्ति का अधिकार था उसे हटा दिया गया है। संपत्ति के बाद फिर आ गया आपका जी, ठीक है। यह भी आपको मैं सारा कराऊंगा इसमें। 31, क्योंकि आर्टिकल 31 में था, ठीक है। आर्टिकल 31 में मौलिक अधिकार के रूप में शामिल था। इन अनुच्छेदों में प्रत्येक नागरिक को संपत्ति रखने का, उसका उपयोग करने और उसका निपटारा करने का अधिकार दिया गया था। हालांकि 44वें संशोधन के बाद संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया है और इसे अनुच्छेद 301 में, ठीक है, सॉरी 300A में 301 के तहत कानूनी अधिकार बना दिए गए। ये इंपॉर्टेंट, अब ये आपका मौलिक अधिकार न होकर कानूनी अधिकार हो चुका है, ठीक है। पहले मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट था, अब इसे हटा के कानूनी अधिकार बना दिए गए हैं। अब कोई भी व्यक्ति कानून के अधिकार के बिना अपनी संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता है। अब देखो आर्टिकल 19 के जो आपके 6 यहाँ पे फ्रीडम है। पहला आपका भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, ठीक है। इसमें देखो प्रत्येक नागरिक को अपने विचार व्यक्त करने और अभिव्यक्त की स्वतंत्रता का अधिकार है, जिसे प्रेस की स्वतंत्रता भी शामिल है। ये भी आपको, ठीक है, प्रेस की स्वतंत्रता भी किसमें है, आर्टिकल 19 के ए में। राइट टू फ्रीडम, फिर आपका देखो शांतिपूर्वक और बिना हथियार के इकट्ठा होने की स्वतंत्रता, ये आपके बी में है। नागरिक को बिना हथियार के शांतिपूर्वक इकट्ठा होने और सभा करने के अधिकार है। आप किसी पार्क में बैठो, आप सभा कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आप AK-47 लेके आप सभा कर रहे हो, वो नहीं चलेगा, ठीक है। आप आराम से बैठ के सभा कर सकते हो। दूसरा, तीसरा ऐसी संघ या संगठन बनाने की स्वतंत्रता आपको, नागरिक को संघ या संगठन बनाने का अधिकार है, जिसमें राजनीतिक दल, सामाजिक संगठन आदि शामिल है। यानी आप कोई भी पार्टी हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, आप बना सकते हो। ये भी आपको फ्रीडम देता है आर्टिकल 19 के सी के तहत। फिर आप भारत में कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता है, यानी आपको कहीं भी आप घूम सकते हो, ये भी आपको फ्रीडम देता है। डी में नागरिक को पूरे भारत में कहीं भी स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार देता है। फिर ए बोलता है भारत में कहीं भी बसने का, पहले जम्मू कश्मीर नहीं था, नहीं घूमने का था, लेकिन बसने का जम्मू कश्मीर नहीं था। अब वो भी 370 हटाने के बाद वहाँ भी आप बस सकते हो, ठीक है। 370 जो वहाँ से हटा, तो उसके बाद नागरिक को भारत में कहीं भी बसने या रहने के अधिकार दे दिए गए अब, ठीक है। पहले जम्मू कश्मीर नहीं था, क्योंकि वहाँ अलग संविधान था। अब उसे हटाने के बाद अब आप जम्मू कश्मीर भी रह सकते हो, वहाँ भी आप जमीन खरीद सकते हो, ठीक है। नागरिक को भारत में कहीं भी बसने या रहने का अधिकार है।
अब जो एफ वाले को, जो एफ की संपत्ति इसे हटा दी गई। 44वें संशोधन ने अनुच्छेद 19 के एफ को हटा दिया है और इसे अनुच्छेद के 300 ए में स्थानांतरित कर दिया गया है, जो संपत्ति के अधिकार को एक कानूनी अधिकार के रूप में मान्यता देता है। यानी आप इसे फंडामेंटल राइट से अब इसे कर दिया कानूनी अधिकार, लॉ राइट कर दिया। ठीक है, अनुच्छेद 19 एफ अब अस्तित्व में नहीं है और संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, बल्कि यह कानूनी अधिकार बन चुका है। यानी जो एफ वाला है इसे हट गया। अब जो आपके आर्टिकल 19 में सिर्फ 6 है, 6 आपको फ्रीडम दे रखे है, बस हो गया। 6 आपको फ्रीडम है, सिर्फ एफ को हटा दो यहाँ से। ठीक है, एफ हट चुका है, आपको बाकी है इसमें। जी कहता है भी कोई भी व्यवसाय या व्यापार करने की स्वतंत्रता, यानी आपको ये भी फ्रीडम देता है कि आप कहीं भी आप ट्रेड कर सकते हो, कहीं भी आप जो है व्यवसाय कर सकते हो, आपको जो चाहे आप कर सकते हो किसी भी स्टेट में जाके। ठीक है, ये भी आपको अधिकार देता है। नागरिक को अपने पसंद का कोई भी व्यवसाय या व्यापार करने का अधिकार, और जब तक कि वह कानूनी और नैतिक हो, यानी वो आपका लीगल होना चाहिए, इलीगल नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये भी आपको देता आर्टिकल 19 के जी में, आपको ये भी आपको फ्रीडम देता है। ये आपको मैंने 6 के 6 बता दिए, इंपॉर्टेंट है, याद कर लेने को। अगला है फिर, वर्तमान में बीसीआई के लोकपाल कौन है? तो ये न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त अरुण मिश्रा हैं। बादामी गुफा मंदिर का निर्माण किस वंश द्वारा करवाया गया था? तो चालुक्य वंश। नेक्स्ट है, पिथौरा चित्रकला में दूध को किस तत्व के साथ मिलाया जाता है? तो महुआ के साथ। भील जनजाति किस स्थान पर पाई जाती है? तो ये पाई जाती है भारत के पश्चिम और मध्य क्षेत्र में, जिन्हें मुख्य रूप से मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र शामिल हैं। और इसके अलावा जो भील जनजाति एक छोटी आबादी त्रिपुरा और पाकिस्तान में सिंध प्रांत में भी रहते हैं, यानी त्रिपुरा में जो भारत में है और सिंध प्रांत जो पाकिस्तान में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फिर आपका, मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है बताना आपको यहाँ पर। ठीक है, कौन सा यहाँ पर इनकरेक्ट है? तो देखो ये आपको भाई ऑप्शन द्वारा करने थे। जो हमारे मौलिक अधिकार है ना, 6 हैं यहाँ पर, आपको 6 देता है। एक तो हो गया आपका समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, ये हो गया आपका 14 से 18 में। 30 स्वतंत्रता का अधिकार आपका हो जाएगा 22 तक। शोषण के विरुद्ध ये आपका 25 तक, और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 28 तक, और सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार और संवैधानिक ये हो जाएगा आपका संस्कृत और शैक्षिक अधिकार 30 तक, और संवैधानिक उपचार हो जाएगा आपका ये 32 में। और मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में है। ठीक हो गया। अगला है फिर, रण उत्सव 2025 कहाँ मनाया गया था? तो ये गुजरात में मनाया गया था, क्योंकि रण उत्सव हमेशा आपको गुजरात में मनाया जाता है। 2025 का हो, 24 का हो, कभी भी हो। अक्टूबर 2024 तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना है? तो ये $701 बिलियन है, डॉलर में है। ठीक है, नेक्स्ट है, लौह एवं इस्पात उद्योग में मुख्य रूप से किस प्रकार के कच्चे पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो एस्क और। तो ये थे आपके सेकेंड शिफ्ट के। ठीक है।